प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 8, जिसका शीर्षक है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, पृष्ठ 75 से पृष्ठ 87 तक। तो आइए सुनते हैं अध्याय 8, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, पृष्ठ 75। इकाई 4, आजीविकाएं। इस पृष्ठ पर ग्रामीण परिवेश को दर्शाते हुए 4 चित्र दिखाए गए हैं। पहले चित्र में केश कर्तनालय में बैठे कुछ व्यक्ति अपने बाल कटवा रहे हैं। दूसरे चित्र में खेत में कटाई का काम करते हुए कुछ मजदूर दिखाई दे रहे हैं। तीसरे चित्र में एक बैंक का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें पैसा जमा करते हुए कुछ व्यक्ति दिखाए गए हैं। चौथे चित्र में हाट का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें लोग सब्जियां खरीद रहे हैं। पृष्ठ 76 रिक्त दिया गया है। पृष्ठ 77 अध्याय 8, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नजर डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग-अलग क्षेत्रों में रहने से वहां के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है। वहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहां की फसलें या दूसरी चीजें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पाठ में हम ये देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले 2 पाठों की तरह यहां भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं। उनके जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखेंगे। इस पृष्ठ पर ग्रामीण परिवेश को दर्शाता एक चित्र दिखाया गया है और उसके नीचे उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ऊपर दी गई तस्वीरों में जो लोग काम करते हुए दिख रहे हैं, उस काम का वर्णन कीजिए। खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं, उनकी एक सूची बनाइए। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा है। उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। पृष्ठ 78 कलपट्टू गांव। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहां लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहां भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहां कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वो बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की। 4 दुकानें चाय की हैं, जहां टिफिन भी मिलता है। यहां टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में वड़ा, बोंडा व मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही
लोहे की चीजें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है। वहां साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में दो परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। इस पृष्ठ पर नीचे एक चित्र दिखाया गया है जिसमें पानी से भरे हुए एक खेत में कुछ लोग काम कर रहे हैं। इस चित्र के नीचे लिखा है, धान की रोपाई कमर तोड़ काम होता है। पृष्ठ 79। तुलसी। हम सब यहां रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहां सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक काम करती हूं। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। ये उन मौकों में से एक है। मैं धान रोप रही हूं। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी। लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है, मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से ये थोड़ा कम है। फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूं। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वो मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वो आस पड़ोस के गांवों में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई जमीन नहीं है। साल के इन महीनों में वो खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से लाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूं। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूं, कपड़े धोती हूं और सफाई करती हूं। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूं। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, जहां से पानी लेकर आती हूं। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। इस पृष्ठ पर नीचे एक चित्र दिखाया गया है। ये एक चक्र है जिसमें साल के 12 महीनों को अलग अलग खानों में दिखाया गया है। साथ ही इस चक्र में तुलसी द्वारा किए जाने वाले काम लिखे गए हैं। कटाई, निराई, रोपाई, बीड़ा बनाना। इस चित्र के नीचे आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए। पृष्ठ 80। हमारी दो बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए
हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। इस पृष्ठ पर बाईं ओर बीच में पीले रंग के बक्से में आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। 1. तुलसी के काम का विवरण दीजिए। ये रमन के काम से कैसे अलग है? 2. तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है? 3. आपके क्षेत्र में या पास के गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? वहां खेतीहर मजदूर किस तरह का काम करते हैं? 4. अगर तुलसी के पास खेती की जमीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते? चर्चा कीजिए। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने व जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिलता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। शेखर, हमें ये धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूं और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूं। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। पृष्ठ 81। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वो सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। इसलिए मुझे और पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूं। वहां मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूं। हमारे पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। इस पृष्ठ पर नीचे 2 पीली लाइनों के बीच शेखर और तुलसी के बारे में आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। शेखर का परिवार क्या काम करता है? आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी से उधार लिया था, परंतु वो अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती। उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि वो अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी के एजेंट के बीच में इसको लेकर क्या बातचीत हुई होगी, दोनों के तर्कों को लिखिए। शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या
अंतर है? आपके उत्तर के कुछ ये आधार हो सकते हैं। उनके पास कितनी जमीन है? उनको उधार क्यों लेना पड़ता है? उनकी कमाई के साधन क्या हैं? और उन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने की क्या जरूरत है? कर्ज लेने पर जैसा कि आपने पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज के रूप में लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है, तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। पृष्ठ 82। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले, वो उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली है। रामलिंगम और करुथम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इस पृष्ठ पर नीचे हरे भरे लहलहाते खेतों का एक चित्र दिखाया गया है। उसके नीचे लिखा है, रामलिंगम की 20 एकड़ जमीन के एक हिस्से पर रोपी गई धान की फसल तुलसी जैसे खेतीहर मजदूरों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। इस पृष्ठ पर पीले रंग के एक बक्से में आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तुलसी और शेखर का विवरण दोबारा पढ़िए। वे बड़े किसान रामलिंगम के बारे में क्या कहते हैं? इसके साथ जो आपने रामलिंगम के बारे में पढ़ा, उसे जोड़ते हुए इन सवालों का जवाब दीजिए। उसके पास कितनी जमीन है? अपनी जमीन पर उगने वाले धान का वो क्या करता है? खेती के अलावा उसकी कमाई के और क्या साधन हैं? भारत के खेतीहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतीहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी जरूरत के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। पृष्ठ 83। इस पृष्ठ पर
बाईं ओर बीच में पीले रंग की दो लाइनों के बीच आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखते हुए क्या आप ये कह सकते हैं कि भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं? आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ-साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। ये परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। इस पृष्ठ पर पीले रंग के बक्से में एक चित्र दिखाया गया है। ये पहाड़ी प्रदेश का एक खेत है। इस चित्र के नीचे लिखा है नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती। ये एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। ये नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं। वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। ये चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। पृष्ठ 84। इस पृष्ठ पर ऊपर एक चित्र दिखाया गया है। इसमें नाव में बैठे हुए कुछ लोग मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र के जल में जाल फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग नाव को चला रहे हैं। साथ ही तट पर कुछ महिलाएं एवं पुरुष पकड़कर लाई गई मछलियों को इकट्ठा कर रहे हैं। अरुणा और पारिवेलन। पुदुपेट कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है। यहां लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहां चारों ओर जाल और कैटामरैन यानी मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव की पंक्तियां दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरैन मछलियां पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे हैं। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरैन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियां पकड़ी गईं,
उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठाकर रख दी। बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वो 4 भागों में बंट जाता है। 3 हिस्से उन लोगों में बंट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी 1 हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूंकि जाल, कैटामरैन और उसका इंजन हमारे हैं, तो वो हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरैन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहां से मछलियां खरीदती हैं, वे टोकरे भर भर कर पास के गांवों में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियां खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूं। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मॉनसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि ये मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। पृष्ठ 85। इस पृष्ठ पर सामने की ओर मछलियां बेचती हुई एक महिला दिखाई गई है और उनसे कुछ महिलाएं व पुरुष मछली खरीद रहे हैं। इस महिला के पीछे भी कुछ महिलाएं व पुरुष खड़े हैं और वे मछली खरीद व बेच रहे हैं। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे पीले रंग के बक्से में आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। शेखर और अरुणा दोनों के ही परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ता है? आपको उनमें क्या समानताएं और क्या अंतर दिखते हैं? क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है? ये क्या होता है? इससे अरुणा जैसे परिवारों को क्या नुकसान हुआ होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुवाई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो, इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुवाई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समानताएं पाते हैं। पृष्ठ 86। लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वो कैसी है। कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी-बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज्यादातर छोटे किसानों,
खेतीहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और इसी तरह की और कहानियों तथा किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन।